Welcome to Gyan Education. Today I'm going to discuss about Module D of BFM Bank Finance Management Unit 22. The topic is components of asset and liabilities in bank balance sheet and their management. Let's start the topic. Components of balance sheet. First of all, we see the liabilities or sources where we get funds. First is like capital. Capital क्या है? Owners fund. One who own the company or who have the ownership on the banks. Like in PSU अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट have owners fund, reserve and surplus, statutory reserve, capital, redemption, profit and loss, revenue reserve. ये है रिजर्व एंड सरप्लस. सॉरी, डिपॉजिट्स, बोरिंग बैंक्स. अगर बात करें बोरिंग तो कहां से है? बैंक से, दूसरे बैंक से. फ्रॉम आरबीआई और रिफाइनेंस हो सकते हैं फ्रॉम आईडीबीआई, नबार्ड, एक्जिम बैंक. हाल ही में आईडीबीआई को प्राइवेट कर दिया गया है. यू मस्ट नो, I hope you aware about it. Other liabilities and provisions: bill payable, drafts, traveler check, mail transfer, sundries. ये क्या है? जो सन्ड्री में पड़ा हुआ है पैसा कहीं से, दैट्स अदर लाइबिलिटीज में आएगा वो. हेड ऑफिस क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना है क्रेडिट बैलेंस. तो ये क्या हुआ? लाइबिलिटी. कंटीजेंट लाइबिलिटीज भी है, तो इसको स्पेशल हम डिस्कस करेंगे. और इसमें जो बैलेंस शीट में होता है एपीआरजी फुट नोट दिखाया जाता है इसको. एसेट और यूसेज ऑफ फंड्स. एसेट क्या 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 है? एसेट क्या क्या है? तो कैश एंड बैंक बैलेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड. जितने कैश हमारे पास है, बैंक बैलेंस है इंडिया में जो हो सकता है, और जो बाहर हो, और बाहर सभी क्या है? ये एसेट है. बैलेंस विद आरबीआई, कुछ अगर हमने जमा कर रखा है आरबीआई के पास तो भी हमारे पास एसेट है. मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस अप टू 15 डेज, और 15 दिन तक है तो क्या आएगा? वो एसेट में आएगा. इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस हो गया, लोन वगैरह, जो सीसी हो गया, ओडी, टर्म लोन, एटीसी एक्सेट्रा, और मतलब सारे तरह के एडवांसेस एसेट ही कहलाएंगे, केसीसी हो चाहे जो भी हो. फिक्स एसेट हो गया. हेड ऑफिस डेबिट बैलेंस, ध्यान रखना ये क्या आएगा? इसमें आएगा डेबिट बैलेंस, इसमें आएगा एसेट में आएगा. ठीक है, तो यहां पे कुछ ट्रिक बना ला इस तरह से. एडी अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट होगा, और सीएल क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी होगा. कुछ ट्रिक बना किस तरह से याद रख लेंगे तब याद रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज कर जाएंगे. ओके. अदर एसेट जिसे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन एडवांसेस, जिसे एडवांसेस दिया गया उस पर जो इंटरेस्ट कुछ बकाया है अलग से, तो भी एसेट में ही काउंट होगा. कंटीजेंट लायबिलिटी देखते हैं. एलसी हो गया हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट, एलजी लेटर ऑफ गारंटी, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट. मतलब उस तरह का क्लेम और उस तरह का फाइनेंशियल रिस्क, मतलब कि लायबिलिटीज जहां पे क्या है, मतलब किसी ने हमारे बैंक के प्रति कोई क्लेम कर रखा है और उसे बैंक ने एज ए डेप्ट के तौर पर एक्नॉलेज नहीं किया है, तो कभी भी एकाका को देना पड़ सकता है. दैट्स ए कंटीजेंट लायबिलिटी. Liability for partly paid investment.
आपने कहीं पार्टली इन्वेस्ट किया है और वो लॉस चला जाए तो यू हैव टू, दिस इज क्या पे, और दिस इज कंट्री लायबिलिटी, इसका माथे पे आ जाएगा, है ना। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, अपने जैसे एक्सचेंज करेंसी के लिए करते हैं, आपने किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर वो डॉलर का प्राइस घटने के बजाय बढ़ गया, मतलब आपने उम्मीद की थी घटेगा पर और बढ़ गया, तो दैट्स आल्सो कंटीजेंट लायबिलिटी। एरियाज ऑफ कम्युनिटी डिविडेंड्स, जैसे अगर बढ़ता जा रहा है डिविडेंड आपने पे नहीं किया और वो बढ़ता जा रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा, तो दैट्स आल्सो लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया वो भी। बिल रिडिस्काउंटेड, बिल आपने डिस्काउंट कर दिया तो आपको जो है ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा, तो डेट्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी। अंडरराइटिंग बिजनेसेस हो गया। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इनकम, तो इनकम की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ये बात समझना होगा कि कहाँ कहाँ से हमारा इनकम आता है, ठीक है। पैसा आना, सिंपल सी बात है, इनकम मतलब पैसा आना हमारे पास, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना, ये जाएगा और इधर आएगा। तो ये कैसे इनकम आता है? इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल्स, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट होता है या फिर एडवांसेस दिए या बिल्स में वहाँ पर कमीशन आया हमारा, ब्रोकरेज से कमीशन आता है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट किए तो वहाँ से कुछ पैसा रिटर्न होकर आया। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ आरबीआई, हमने जो बैलेंस रखा था आरबीआई के साथ, उसमें क्या मिला? हमें इंटरेस्ट मिला, या फिर दूसरे बैंक में रखा था उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिला, तो दैट्स इनकम। अदर इनकम की बात करें तो कमीशन हो गया, एक्सचेंज में जो हमें प्रॉफिट होता है, जैसे डॉलर हम कन्वर्ट कर रहे हैं रुपये से, तो वहाँ जो कुछ बीच मार्जिन होता है हमारा प्रॉफिट होता है, इनकम कहलाएगा। ब्रोकरेज हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड अर्न, दूसरी कंपनी का शेयर खरीद रखा था डिविडेंड मिला तो हमारा वो भी इनकम ही आएगा। एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, हम जो डिपॉजिट जैसे पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, कहीं दूसरा लोन लिया है तो उसमें पैसा पे कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, सैलरी हो गया, सारे खर्चे हो गए। रेंट, टैक्स, लाइटिंग, जहाँ भी हमारा प्रीमाइसेस है उसका हम रेंट दे रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहे हैं। प्रिंटिंग एसेसरी, ये सारा सिंपल है। डिप्रिसिएशन हो गया, कोई हमने एसेट लिया है कंप्यूटर्स वगैरह या फिर और दो मशीनरी वगैरह, तो उसको धीरे धीरे क्या होगा, वो डिप्रिसिएट करेगा, तो भी एक्सपेंडिचर खर्च है। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने, ऐड कर रहे हैं तो भी खर्च है। लॉ चार्जेस, कहीं केस लड़ना पड़ जा रहा है कोई सी, तो वहाँ भी खर्च है। ऑडिट करवा रहे हैं, वहाँ भी खर्च है। इंश्योरेंस, तो ये सारा क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसको, जो है रिस्क। बैंकिंग में आजकल रिस्क धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसे कैसे कम किया जाए? तो उसके लिए क्या है? एएलएम, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या देखेंगे हम? कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एएलएम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब कि बैंकिंग में जो रिस्क होने वाला है उसको कम से कम करना, मिनिमाइज करना, मिनिमाइज द रिस्क। इन्वॉल्व मैचिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज अगेंस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट, लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज रिस्क। क्या होगा कि जो है आपका रिस्क जो इन्वॉल्व हो रहा है उसको कम से कम करना। तो कैसे करेंगे? जैसे एसेट है हमारे पास, लायबिलिटी है, जैसे हमारे पास 10 लाख डिपॉजिट है और 10 लाख लेंडिंग है। अगर डिपॉजिट हमारा 5 लाख बढ़ गया, अगर हमारा ये नहीं बढ़ता है
तो मैं क्या होगा, इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। डेट्स हमें ये क्या करना पड़ा, दोनों को मैच रहना चाहिए। अगर नहीं तो किसी और पास आर पास रख दो, या फिर दूसरे बैंक को दो जिसको जरूरत है। ओके, मतलब इन्वेस्ट समवेयर। It involves decision to hold certain mix of assets and liabilities to maximize profit and ensure liquidity. हाँ, बस यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, हमें प्रॉफिट भी बढ़ाना है और साथ साथ क्या करना है, लिक्विडिटी भी बना रखना। मतलब कि कोई लोन लेने आ जाए अच्छा पार्टी, उसे हमें लोन भी दे पाए, इस स्थिति में होना चाहिए। ये नहीं कि हमें लोन लेने आ जाए बस लिक्विडिटी नहीं है, फंड ही नहीं है देने के लिए। ओके, अब जो खास अभी जो है एलएम की काफ़ी जो जरूरत बढ़ रही है धीरे धीरे। जैसे क्यों बढ़ रही है, कारण इससे बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे वॉलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देखता, आपने हमेशा देखा होगा कि आरबीआई काफ़ी फ्रिक्वेंटली अब इंटरेस्ट घटाता और बढ़ाता रहता है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेट। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में भी स्थिति तो वोलेटाइल होता है इंटरेस्ट का। एक्सचेंज रेट्स भी काफ़ी देखा आपने कि डॉलर के प्राइस भी हमेशा जो है घटते बढ़ते रहते हैं। प्लस सिक्योरिटीज मार्केट में भी हमेशा उथल पुथल रहता है, उथल पुथल और चेंजेस होते रहते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आ चुका है मार्केट में, जैसे स्वीप इन स्वीप आउट, फ्लेक्सी प्रोडक्ट्स। जैसे इसमें आपने बहुत सारे फेमस है, जैसे बहुत सारे फ्लेक्सी आरडी हो गया, फ्लेक्सी एफडी हो गया। तो उसमें क्या होता है कि आपको सर्टेन अमाउंट के बाद अगर ज़्यादा अमाउंट हुआ तो आपको एफडी अपना ऑटोमेटिक हो जाता है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस, बेसल और आरबीआई का गाइडलाइंस भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बैंकिंग सिस्टम पे। मैनेजमेंट अवेयरनेस भी जरूरी है। अब 3 पैरामीटर्स टू मॉनिटर एलएम। लेट्स सी हियर। पहला क्या है, एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो कैसे निकालेंगे, हाउ विल फाइंड इट, इन इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। मतलब हमने 5 लाख रुपये इंटरेस्ट कमाया, मालूम पड़ा हमें 4 लाख या 5 लाख 6 लाख एक्सपेंडिचर हो गया, तो लॉस हो जाएगा ना। तो इस समय हमें जो अल्टीमेटली क्या आएगा, जो एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम है। एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट जो हमारा इंटरेस्ट इनकम है डिवाइड कर देंगे उसको एवरेज अर्निंग एसेट से, देन यू विल गेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इनकम इक्विटी रेशियो, सॉरी इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। तो इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो हाउ विल फाइंड इट, तो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड कर देंगे उसको टोटल एसेट से, देन यू विल गेट इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, गैप और मिसमैच रिस्क। दूसरा है, जैसे ये कब होता है, मिसमैच ऑफ मैच्योरिटी डेट्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब जैसे कि आपने कोई लोन 10 लाख का पास एफडी आया, एफडी, और आपने 10 लाख का लोन दिया हुआ है। क्या हो जा रहा है कि लोन आपको पहले वापस कर दे रहा है, या फिर ये लोन पहले वापस हो रहा है। ये लोन 5 साल पूरा पूरा रहा है, एफडी 6 साल की है, तो 1 साल का फंड क्या हो गया, 1 साल का फंड तो इंटरेस्ट आपको अपना खुद देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीड फॉर रिसेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ वन मैच्योरिंग अर्लियर। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो है कि अगर हो रहा है तो उसके हम जगह पे कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर कुछ और उसका उपाय करेंगे। बेसिस रिस्क, मैच्योरिटी जो डेट ऑफ एसेट है, लायबिलिटी सेम बट रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरी फॉर बोथ इन सेम और डिफरेंट मैच्योरिटी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एफडी कर दिया हमने, तो एफडी के रेट्स तो फिक्स है, और हमने कहीं होम लोन दे दिया, तो देखा होगा अपना गवर्नमेंट भी करती रहती है और बैंकिंग को दुआ बनाया जाता है कि जो है अगर आरबीआई रेट घटाती है तो आपको रेट घटाना होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, दोनों का जो था डेट ऑफ मैच्योरिटी सेम था, बट अब जो है यहाँ पे क्या है, लेकिन इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आ रहा है। तो एक इस तरह रिस्क कहलाएगा बेसिस रिस्क। ओके, एम्बेडेड रिस्क। अभी क्या होता है एम्बेडेड रिस्क, ड्यू टू प्री पेमेंट ऑफ लोन्स और प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। हमने एफडी किया था 5 साल के लिए और ब्रेक करवा रहा है 2 साल में ही, 1 साल में ही, या फिर जो लोन लिया था
10 ईयर्स के लिए, आप पे कर दे रहा है 5 ईयर्स 6 ईयर में, तुम्हारा ये क्या है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एम्बेडेड रिस्क। इस रिस्क का कहलाएगा एम्बेडेड रिस्क। और अगर हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग हो रहा है पर मैच्योरिटी डेट सेम है, तो क्या आ जाएगा, बेसिस रिस्क। और ये अगर मिसमैच ऑफ मैच्योरिटी डेट्स, अगर मैच्योरिटी डेट्स में अलग अलग है तो हो जाएगा हमारा गैप और मिसमैच रिस्क। ओके, यील्ड कर्व रिस्क, इफ यील्ड कर्व ऑन डिपॉजिट इंक्रीजेस बट यील्ड कर्व ऑन एडवांसेस फॉर सेम पीरियड रिमेन कांस्टेंट, नेट इंटरेस्ट इनकम विल रिड्यूस। कहना ये है कि हमारा डिपॉजिट बढ़ गया, 10 लाख था, ये हो गया 15 लाख, पर जो एडवांस था हमारा, जो एडवांस हमारा था वो अभी भी यहीं पे 10 लाख ही है, 10 लाख ही है, तो लॉस हो गया ना। ये 5 लाख पे हमारा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अपने हाथ से देना पड़ेगा, तो नेट इंटरेस्ट इनकम हमारा घट जाएगा। प्राइस रिस्क, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप जानते हैं कि क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, इनवर्स प्राइस होता है, ये घटेगा तो एक बढ़ेगा। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, एट द टाइम यील्ड ऑन एसेट और लायबिलिटी मे बी अप और डाउन, जैसे कि जिससे अपने म्यूचुअल फंड हो गया, फिर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा था जैसे, और जब आया तो उसमें उसका जो है घट चुका था। ठीक है, तो ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकता है। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, लेट्स सी हियर। रिड्यूस मैच्योरिटी गैप, सबसे पहले क्या करेंगे, मैच्योरिटी गैप्स को कम करने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड, मतलब पहले कैसा रहा है, जो कि हर बरोबर कोई हमें एफडी कर रहा है तो पहले कैसा रखा है, या पहले को जो लोन लिया है वो कब कितना दिन पे किया है, तो हम, या फिर पिछले 1 साल का कैसा रहा है, पिछले 5 ईयर कैसा रहा है, या 10 ईयर कैसा रहा है, तो उससे बेसिस पे हम आगे भी देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या पॉसिबिलिटी ऐसा बन सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एएलएम डिवीजन एंड अल्को एट एचओ, मतलब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का जो डिवीजन है, हेड ऑफिस पे अगर हेड ऑफिस तैयार रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं भी, इससे भी हमारा इंटरेस्ट घट सकता है। हो सकता है किसी ब्रांचेज में, किसी सर्कल में हमारा डिपो ज़्यादा हो, एडवांस कम हो, या कहीं ज़्यादा जरूरत हमें एडवांस की देने की और वहाँ पर डिपो कम हो, तो वी कैन, हम अरेंज कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स घट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप जो है ज्ञान-education.com विजिट कर सकते हैं आप इसके मॉक टेस्ट के लिए। ओके, ज्ञान-education.com, सिंपल। ओके, सी यू इन दिस वीडियो वेरी सून।